नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पी एन लोधा। साथियों, आज हम हिंदी का गोल्डन पेपर नंबर 35 करने वाले हैं। सभी को सूचित कर दूं कि आज का ये सेकंड पेपर है। कल पर्यावरण का पेपर नहीं आया था, इसलिए सबसे पहले मैंने सुबह 6 बजे पर्यावरण का पेपर डाल दिया है। अब सेकंड पेपर ये हिंदी का है और आज जो थर्ड पेपर है वो साइकोलॉजी का लगभग 9 बजे के आसपास आएगा साथियों। ठीक है, 9 बजे, 9 से 10 के बीच में आएगा। यूँ है 9 से 10 के बीच में आएगा आपके साइकोलॉजी का पेपर नंबर 36। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हिंदी के देखने को मिलेंगे, पूर्णतः पैटर्न पर आधारित। तो पहला प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, पहले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 1 आपसे पूछ रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। व्यवहारिक, इकाइयाँ, उपरोक्त और आशीर्वाद। 4 विकल्प है। बहुत ही सोचने समझने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में, क्योंकि लगेगा कि यार इसमें ये भी है उसमें भी है, चारों विकल्प में अशुद्धियाँ हैं या फिर चारों ही विकल्प आपको राइट लग रहे हो। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न के तरीके को समझिएगा और फिर उत्तर दीजिएगा साथियों। तो चलिए देख लेते हैं क्या राइट आंसर है। आपको किस विकल्प का चयन करना है जिसमें प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। तो देखो, आशीर्वाद की अगर हम बात करें तो आशीर्वाद शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है, ये है आशीर्वाद। अब आशीर्वाद ऐसे लिखा जाना चाहिए, ऐसे लिखा हुआ है तो ये गलत है। अब इसमें साथियों ये जो ऊपर रे है इसकी अशुद्धि है और इसको हम बोलते हैं रेप संबंधी अशुद्धि। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि आपको क्या देखना है, प्रत्यय संबंधी अशुद्धि को। फिर दूसरा है उपरोक्त, तो उपरोक्त गलत होता है, शब्द क्या होता है, उपयुक्त होता है साथियों, उपयुक्त। ठीक है, उपयुक्त होता है सही शब्द, ऊपरी प्लस उक्त। ठीक, यण संधि का उदाहरण है, अतः इसमें कौन सी अशुद्धि है, संधि संबंधी अशुद्धि है। अब आप कहोगे कि सर ऐसा तो प्रश्न होता ही नहीं है, ये तो प्रश्न ही गलत बना दिया। तो ऐसा नहीं है, आपके आरबीएससी की बुक्स में अच्छी तरह से ये चीज़ें दे रखी है। फिर तीसरा है इकाइयाँ, तो इकाइयाँ में आपको लग रहा है कि प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है, लेकिन मूल रूप से जो इकाई शब्द है, इकाई में जब हम बहुवचन इसका बनाते हैं तो शब्द क्या बन जाता है, इकाइयाँ। इस प्रकार से बनता है साथियों, इकाइयाँ, ये इस प्रकार से। तो ये बहुवचन मतलब वचन संबंधी अशुद्धि मुख्यतः इसमें है। लेकिन व्यवहार शब्द में जब हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द क्या बनता है, व्यावहारिक। क्या बनेगा, व्यावहारिक बनेगा, व्यवहारिक नहीं बनेगा। इसलिए फिर इसमें इक प्रत्यय लगने से ये परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें फिर कौन सी अशुद्धि रहेगी साथियों, यहाँ पर इसमें जो है प्रत्यय संबंधी अशुद्धि रहेगी। तो विकल्प नंबर 1 का हम चुनाव करेंगे। तो मैंने क्या कहा था, प्रश्न में थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। यहाँ प्रथम विकल्प आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं साथियों, इनमें से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से असंगत है। पहला वाक्य है, वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है, विस्मय सूचक वाक्य। दूसरों का बुरा करोगे तो तुम्हारा भी बुरा होगा, उपदेश सूचक वाक्य। वर्षा तुम गाना गाओ, आज्ञा सूचक वाक्य। नीता घर पर नहीं है, निषेधात्मक सूचक वाक्य। तो देखिएगा, अर्थ की दृष्टि से आपको असंगत बताना है इन दिए गए विकल्पों में से। तो पहला विकल्प, वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है, विस्मय सूचक चिन्ह लगा हुआ है और विस्मय का ही बोध हो रहा है, इसलिए ये तो सही है। तीसरा विकल्प भी सही है, वर्षा तुम गाना गाओ, आज्ञा सूचक आज्ञा दी जा रही है। नीता घर पर नहीं है, निषेध है साथियों ये। लेकिन दूसरा जो विकल्प है वो क्या कह रहा है, दूसरों का बुरा करोगे तो तुम्हारा भी बुरा होगा। एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है साथियों। ऐसा वाक्य उपदेश सूचक नहीं होता, बल्कि इसको हम अर्थ की दृष्टि से संकेत सूचक वाक्य कहते हैं। तो विकल्प नंबर 2 आपके क्या है, अर्थ की दृष्टि से असंगत है और यही आपका आंसर होगा प्रश्न नंबर 2 में। कौन सा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन, गांधी जी ने कहा था कि सदैव मौन रहो लेकिन झूठ का साथ मत दो। वाक्य रचना की दृष्टि से है संयुक्त और मिश्र वाक्य, संयुक्त और सरल वाक्य, मिश्र और सरल वाक्य, मिश्र और संयुक्त वाक्य। तो देखिए, पहली चीज, गांधी जी ने कहा था कि की से जुड़ा हुआ है तो पहले तो आएगा भाई मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य यहाँ 3 में भी है, 4 में भी है, तो संयुक्त को तो हम गलत कर देते हैं। पहला दूसरा आपके गलत हो जाता है। लेकिन झूठ का साथ मत दो, बाद में लेकिन से जुड़ा हुआ है तो ये है फिर बाद में संयुक्त वाक्य। तो मिश्र और सरल नहीं है, बल्कि मिश्र और संयुक्त का ये उदाहरण है। आपके विकल्प नंबर जो 4 है साथियों, यही आपका सही आंसर रहेगा। कौन सा विकल्प, विकल्प नंबर 4। ठीक है, चौथा विकल्प आपके सही आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 4,
एक ही प्रश्न से कई सारे क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। कैसे? हिंदी में आंसू, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, भाग्य आदि शब्दों का प्रयोग प्राय है नहीं होता है। एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में और कोई नहीं। तो बताओ भाई, चौथे क्वेश्चन में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? देख लिया होगा सभी ने प्रश्न को। तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो रहेगा विकल्प नंबर 1, एक वचन में। क्योंकि प्रश्न क्या पूछ रहा है? आंसू, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, भाग्य आदि शब्दों का प्रयोग प्राय है नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है? एक वचन में होता है। और किस में नहीं होता है? एक वचन में नहीं होता है, सॉरी, है ना। और किस में होता है? बहुवचन में होता है। जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं सारे आरबीएससी की बुक्स से वो शब्द लिए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर बार इन्हीं में से एक शब्द पूछा जाता है वचन के अंतर्गत साथियों। तो देखिए, आंसू शब्द है, होश शब्द है, दर्शन शब्द है, प्राण शब्द है, हस्ताक्षर शब्द है, भाग्य शब्द है। 6 ही शब्द इतने इंपॉर्टेंट है कि इनमें से ही एक शब्द हर बार पूछ लिया जाता है। तो ये किस में प्रयुक्त होते हैं? बहुवचन में। एक वचन में प्रयुक्त नहीं होते हैं, नहीं पूछा है ना, इसलिए एक वचन राइट रहेगा। अगर यूँ पूछता कि प्राय प्रयुक्त होते हैं या हमेशा प्रयुक्त होते हैं तो फिर बहुवचन हम कर देते, लेकिन यहाँ ऐसा क्या पूछा है? नहीं होते हैं। तो प्रथम विकल्प आपके चौथे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। इनमें से कौन सा वचन संबंधी अशुद्धि में नहीं आता है? मैंने अनेकों कहानियाँ पढ़ी है, आज आपका दर्शन हो गया, हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषा है, और आपको आम को खूब पका होना चाहिए। आपको नहीं, सॉरी, आम को। देखिएगा, वचन संबंधी अशुद्धि की अगर हम बात करें तो मैंने अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है, क्योंकि अनेक खुद एक बहुवचन है। तो अनेक कहानियाँ पढ़ी है, वचन संबंधी अशुद्धि है। आज आपका दर्शन हो गया, दर्शन बहुवचन में आता है साथियों, तो दर्शन हो गया नहीं, दर्शन हो गए, ये भी गलत, ये भी वचन संबंधी अशुद्धि में आएगा। हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषा है, तो हिंदी अंग्रेजी 2 भाषाएं होगी ना, तो मेरी भाषा नहीं, भाषाएं हैं, ठीक है, ये भी वचन संबंधी अशुद्धि में हो गया। लेकिन आम को खूब पका होना चाहिए, तो साथियों यहाँ पर ये जो को है ये गलत आ रहा है, ये कारक संबंधी अशुद्धि के अंतर्गत आएगा। कर्ता ने कर्म को, ये कर्म कारक संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। विकल्प नंबर जो 4 है ये कारक संबंधी अशुद्धि में आएगा, बाकी तीनों ही विकल्प वचन संबंधी अशुद्धि में आएंगे। तो आशा है आपको पेपर अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 पर। किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। देखो, जो पर्यावरण का पेपर डाला था उसमें वो राजस्थान की प्रथम महिला पर्वतारोही की बात की गई थी कि जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की है। तो साथियों उस क्वेश्चन में मतलब कई जगह तो आशा झंझरिया और कई जगह जो मैंने बताया था वो मिलता है, लेकिन वहाँ पर आशा झंझरिया विकल्प में है ही नहीं, तो फिर उसको ही सही मानेंगे, ठीक है। इनमें से कौन से विकल्प में व्यंजन संधि है? अतएव, आयुर्वेद, आच्छादन और अधोगामी। तो व्यंजन संधि की बात करें तो साथियों अधः प्लस गामी विसर्ग संधि का उदाहरण है। आयु है प्लस वेद, आयुर्वेद विसर्ग संधि का उदाहरण है। अतः प्लस एव, अतएव विसर्ग संधि का उदाहरण है। लेकिन आ प्लस छादन ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। 7वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं मित्रों, भगत सिंह नहीं रहे, फिर यहाँ एक चिन्ह लगा हुआ है, वे अमर हो गए। वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा हुआ है? विवरण चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह वाक्य के अंत में यहाँ पर इस प्रकार से लगता है, एक ये इस प्रकार से, ठीक है, तो ये गलत है। अल्प विराम चिन्ह इस प्रकार से होता है साथियों, हल्का सा ये, तो ये भी गलत है। विवरण चिन्ह ये नहीं है, ये अर्ध विराम चिन्ह का उदाहरण है। कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। तो चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, यहाँ पर किसका अर्थ सारहीन से लिया जाएगा? सारहीन होना, ठीक है। डीग हाँकना, डंका बजना, ढोल पीटना, ढोल में पोल होना। 4 मुहावरे हैं, इनमें से सारहीन का अर्थ किससे लिया जाएगा साथियों? प्रश्न संख्या 8 में सही विकल्प बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा? तो डीग हाँकना ये कोई सारहीन नहीं है, ढोल पीटना, डंका बजना ये नहीं होता है, बल्कि ढोल में पोल होना जो मुहावरा है इसका अर्थ सारहीन होने से लिया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो चलिए देख लेते हैं आपके 9वें प्रश्न को। आपके प्रश्न संख्या 9, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? लोकोक्ति का अर्थ है कथनी व करनी में अंतर करना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या? शुभ कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए और सदैव एक सी स्थिति बने रहना। तो देखो,
यहाँ पर हाथ कंगन को आर से किया और पढ़े लिखे को फार से किया, ये जो लोकोक्ति है इसका सही अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस विकल्प में उपसर्ग प्रत्यय व संधि है? नाजायज, स्वाभिमानी, प्रत्याशा और सभी। तो देखो बात करें सभी की तो मेरे हिसाब से सभी नहीं होगा, क्योंकि नाजायज जो शब्द है इसमें ना प्लस जायज, तो साथियों इसमें उपसर्ग तो है लेकिन संधि तो हो ही नहीं रही है, तो ये गलत तो ये भी गलत। अब 2 विकल्प बचे हैं, प्रत्याशा और स्वाभिमानी। प्रत्याशा की अगर हम बात करें तो प्रत्याशा का विच्छेद होता है प्रति प्लस आशा, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, संधि युक्त शब्द भी है, लेकिन साथियों इसमें किसी भी प्रत्यय का निर्माण नहीं है, तो ये तीसरा विकल्प भी गलत हो गया। बात करें स्वाभिमानी की तो साथियों स्व प्लस अभिमान, यहाँ पर इसमें 2 उपसर्ग लगे हैं, एक तो स्व उपसर्ग एक अभि उपसर्ग, तो उपसर्ग भी लगे हुए हैं। स्व प्लस अभिमान संधि भी हो रही है और अभिमान प्लस ई स्वाभिमानी ई प्रत्यय भी लगा हुआ है, तो इसमें उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है और संधि भी लग रही है। तो मतलब प्रश्न नंबर 10 में कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प आपके बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न संख्या 10 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 पर। 11वें क्वेश्चन को देख लेते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 11 है, जीवन उपयोगी शिक्षा किस विधि की प्रधान विशेषता मानी जाती है? समस्या समाधान विधि की, प्रोजेक्ट विधि की, किंडरगार्टन विधि की और इनमें से कोई भी नहीं। भाई ऐसा है, अगर इस क्वेश्चन में एक विकल्प और होता बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी की, तो फिर उस विकल्प को हम सही करते, लेकिन यहाँ बेसिक शिक्षा नहीं है, तो फिर हम किस विकल्प को सही करेंगे? प्रोजेक्ट विधि, मतलब जो प्रयोजना विधि है, फिर बेसिक शिक्षा के बाद में प्रोजेक्ट विधि को जीवन उपयोगी शिक्षा के लिए उपयुक्त माना जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो चलिए 12वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके 12वां क्वेश्चन है, किस विकल्प में 2 उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है? निर्विरोध में, अनानुकूल में, अन्वेषक में और इनमें से सभी। तो देखो निर्विरोध की बात करें, एक तो यहाँ पर निर उपसर्ग लगा हुआ है और एक वि उपसर्ग लगा है साथियों, तो इसमें 2 उपसर्ग है। अनानुकूल की बात करें तो एक तो अनु उपसर्ग लगा हुआ है और एक आ उपसर्ग लगा हुआ है साथियों, तो इसमें भी 2 उपसर्ग है। लेकिन साथियों अन्वेषक की बात करें तो अन्वेषक में सिर्फ एक ही उपसर्ग है, अनु प्लस एषक, अनु एक ही उपसर्ग है, इसलिए आपके विकल्प नंबर जो 3 है इसमें 2 उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो फिर कौन सा विकल्प सही रहेगा? थर्ड विकल्प आपके 12वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13वां प्रश्न, अन्वेषण विधि के प्रवर्तक है मॉरिसन, हर्बर्ट स्पेंसर, अरस्तु और हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। देखो अन्वेषण विधि, जिसको हम खोज विधि के नाम से भी जानते हैं साथियों, इसके जनक किसको माना जाता है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग को। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 13वें क्वेश्चन में। मॉरिसन तो इकाई विधि के प्रवर्तक है साथियों। अब हम प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं, तो चलिए प्रश्न संख्या 14 को देखेंगे। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की उन्नति का द्योतक होती है, यह वाक्य है अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, आसन्न वर्तमान काल। तो साथियों आसन्न वर्तमान काल में तो ऐसा तो कोई काल ही नहीं होता है, आसन्न वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल होता है, तो फिर आपके चौथा विकल्प तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल में क्रिया भूतकाल में बहुत पहले ही पूर्ण हो चुकी होती है, तो वो पूर्ण भूतकाल कहलाता है, तो ये भी गलत हो गया। अपूर्ण भूतकाल, जहाँ पर क्रिया भूतकाल में चल रही थी लेकिन हमें उसकी पूर्णता का पता नहीं चले, तो वो अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। अब यहाँ पर राष्ट्रभाषा राष्ट्र की उन्नति का द्योतक होती है मतलब वर्तमान की बात की जा रही है, तो ये अपूर्ण भूतकाल में भी नहीं आएगा, बल्कि ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की ओर। तो चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 15 है, आंसू का बहुवचन होगा आंसुएं, आंसुओं, आंसुएं और आंसू। तो साथियों मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था, पहले कुछ शब्द दिए थे कि ये सदैव बहुवचन में रहते हैं, आपको बता दिया था एक वचन में नहीं रहते हैं। तो जो शब्द पहले से ही बहुवचन में है उसका कोई बहुवचन नहीं बनता है, इसलिए आंसू शब्द का भी कोई बहुवचन नहीं होगा, इसलिए आंसू का क्या रहेगा? आंसू ही रहेगा। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 15 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, पंच कहे बिल्ली तो बिल्ली। इस लोकोक्ति का अर्थ है अपनी अलग राय देना, जो सबकी राय सो अपनी राय, पंचों में अत्यधिक विश्वास और इनमें से सभी। तो देखो
पंच कहे बिल्ली तो बिल्ली, पंच का मतलब सभी से लिया जाता है साथियों। तो यहाँ पर अपनी अलग राय नहीं होती है, पंचों में अत्यधिक विश्वास भी नहीं होगा, सभी भी नहीं होगा, बल्कि जो सबकी राय होती है वो अपनी राय, मतलब जो सब मानेंगे वो ही हम मानेंगे। तो पंच कहे बिल्ली तो बिल्ली, तो विकल्प नंबर आपका 2 जो है इस लोकोक्ति का सही आंसर है साथियों। सेकंड विकल्प ही बिल्कुल सही रहेगा 16वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 पर। तो चलिए 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी मतने से घी नहीं निकलता है। आज 3-4 मुहावरे लोकोक्तियों के प्रश्न डाले हैं, क्योंकि एक ही डालता था रोजना। इस मुहावरे का अर्थ है छोटे कार्य करने से कोई लाभ नहीं होता, व्यर्थ की बहस से कोई लाभ नहीं होता, घी दही से निकलता और पानी से घी नहीं निकलता। तो देखो, पानी मतने से घी नहीं निकलता, ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ किससे लिया जाएगा? चौथा विकल्प तो होगा नहीं, क्योंकि मुहावरा जैसा होता है उसका सेम टू सेम अर्थ तो कभी भी नहीं होता है, तो ये तो गलत हो गया। दही से घी निकलता है, ये भी कोई नहीं है। व्यर्थ की बहस या छोटे कार्य करने से कोई लाभ, तो साथियों देखो, व्यर्थ की बहस से कोई लाभ नहीं होता, ये होता है पानी मतने से घी नहीं निकलता मुहावरे का अर्थ। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 17 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। तो चलिए 18वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके 18वां प्रश्न है, प्रशिक्षित शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, प्रत्यय जुड़ा है, उपसर्ग व प्रत्यय जुड़ा है और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों, प्रशिक्षित शब्द जो है इसमें प्र उपसर्ग तो लगा हुआ है और शिक्षा प्लस शिक्षित ये प्रत्यय भी जुड़ा है, तो मतलब इसमें उपसर्ग भी जुड़ा है और प्रत्यय भी जुड़ा है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 18 में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 19 की ओर 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 19 पूछ रहा है आपसे, आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्लेषण विधि के नाम से, संश्लेषण विधि के नाम से, निगमन विधि के नाम से और उदाहरण विधि के नाम से। तो जो आगमन विधि है साथियों, आगमन को निगमन के नाम से तो जाना नहीं जाता है, ये तो इसकी पूरक विधि है। विश्लेषण विधि भी नहीं, संश्लेषण भी नहीं, यहाँ पर एक विकल्प दे रहा है उदाहरण विधि। उदाहरण विधि के नाम से भी आगमन विधि को जाना जाता है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 19 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो चलिए 20वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपके प्रश्न संख्या 20 है साथियों, निम्न में से कौन सी रचना शिक्षण की विधि नहीं है? परामर्श विधि, भाष्य विधि, रूपरेखा विधि और निर्देशन विधि। तो साथियों, कौन सी विधि को हम रचना शिक्षण में नहीं रखेंगे? अच्छे से सोच लीजिए थोड़ा, फिर सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। तो भाई बताओ 20वें में कौन सा विकल्प आपका सही है? देखो, रचना शिक्षण की बात करें तो रूपरेखा विधि भी रचना शिक्षण की है, निर्देशन विधि भी रचना की है, परामर्श विधि भी रचना की है, लेकिन भाष्य विधि जो है ये साथियों ये रचना शिक्षण की विधियों में नहीं आती है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है वो सही रहेगा प्रश्न संख्या 20 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 पर। तो चलिए 21वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपके प्रश्न नंबर 21 है, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? ग्रामोफोन, लिंगुआफोन, टेप रिकॉर्डर और इनमें से कोई भी नहीं। अब यहाँ पर सही विकल्प का चुनाव करो भाई, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा? तो देखो, रेडियो की सीमा क्या होती है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। रेडियो की सीमा का मतलब होता है, रेडियो में क्या होता है, आप कोई भी प्रोग्राम जब एक बार आता है तो उसको दोबारा नहीं सुन सकते, उसका एक निश्चित टाइम होता है। तो उसकी सीमाओं को हम टेप रिकॉर्डर के द्वारा दूर कर सकते हैं साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 सही रहेगा, क्योंकि टेप रिकॉर्डर में आप किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करके कभी भी कहीं भी सुन सकते हो, तो ये फिर ये दूर हुई ना इसकी सीमा, इसलिए थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 21 में सही माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। आपके प्रश्न नंबर 22 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उपरांत छात्र द्वारा ग्रहण किए गए अधिगम की जांच हेतु किया जाने वाला परीक्षण कहलाता है? निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और इनमें से सभी। तो भाई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उपरांत मतलब बच्चों को आपने पढ़ा दिया है, उसके बाद में छात्र ने जो ज्ञान ग्रहण किया है उसकी जांच के लिए उसने कितना सीखा है, तो साथियों ये पता हमें उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से या निष्पत्ति परीक्षण के माध्यम से चलता है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 22 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो चलिए 23वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को किस विधि से शिक्षा देते थे? आगमन विधि से, व्याख्यान विधि से, खोज विधि से और प्रयोगशाला विधि से। तो भाई प्राचीन काल में गुरु प्राय प्रयोगशाला विधि से तो शिक्षा नहीं देंगे, आगमन से भी नहीं, खोज से भी नहीं, बल्कि व्याख्यान विधि से शिक्षा देते थे साथियों।
सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 23 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। सहस्वर वाचन कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन, पाठ्य पुस्तक वाचन। तो साथियों, सहस्वर वाचन का मतलब होता है वह वाचन जो स्वर सहित किया जाता है। अब स्वर सहित वाचन कर रहे हैं तो आदर्श वाचन कौन कर रहा है? अध्यापक। अनुकरण वाचन कुछ छात्र करते हैं, लेकिन सामूहिक वाचन में सभी एक साथ वाचन करते हैं, जिससे उनमें शर्म जैसी चीज़, जो शर्म की भावना होती है, बहुत सारे संकोची जो छात्र होते हैं तो उनमें वो चीज़ें दूर होने की संभावना इससे बढ़ जाती है। इसलिए सामूहिक वाचन को बेस्ट माना जाता है सहस्वर वाचन के अंतर्गत। थर्ड विकल्प आपके 24वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल्यांकन में इकाई प्रक का मुख्य उद्देश्य है अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, प्रगति की जानकारी करना, उद्देश्यों की पूर्ति सीमा का ज्ञान कराना और सृजनशील बालकों के लिए। तो साथियों, इकाई प्रक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अगली कक्षा में प्रोन्नत करना नहीं होता है, प्रगति की जानकारी हो सकता है, उद्देश्यों की पूर्ति सीमा का ज्ञान कराना ये भी हो सकता है, सृजनशील बालकों के लिए तो ये भी गलत है, सृजनशील बालकों के लिए। अब दूसरा या तीसरा विकल्प आपके सामने बचा है, कौन से विकल्प को सही करोगे? मूल्यांकन में इकाई प्रक का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है प्रगति की जानकारी करने के लिए, क्योंकि प्रक की बात की जा रही है, मतलब आकलन की बात की जा रही है साथियों। तो बच्चों ने कितनी प्रगति हासिल की है, इस चीज़ की जानकारी हमें मूल्यांकन के माध्यम से आसानी से मिल जाती है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न नंबर 25 में, यही सही आंसर रहेगा साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 26 की ओर 26वां क्वेश्चन देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 26 है। समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है। फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से, एपिडाइस्कोप के माध्यम से और मैजिक लैंटर्न के माध्यम से। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है 26वां। अच्छे से सोच के, अच्छे से समझ के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ठीक है? तो बताओ भाई कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है? साथियों, सोच लिया होगा, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो देखो, प्रश्न संख्या 26 में जो आपके सही आंसर आता है वो रहेगा साथियों, एपिडाइस्कोप के माध्यम से समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जाता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 26 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 27 की ओर। तो चलिए 27वें क्वेश्चन को देखते हैं। प्रस्तावना का स्वरूप होना चाहिए कैसा? प्रासंगिक होना चाहिए, छात्रों के स्तर अनुकूल होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए या इनमें से सभी। तो साथियों, प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना का जो स्वरूप है वो प्रासंगिक भी होना चाहिए, छात्रों का जो स्तर है उसके अनुकूल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि छात्रों का स्तर तो बहुत उच्च है और बहुत निम्न क्वालिटी की प्रस्तावना ला रहे हो, या बहुत स्तर तो कम स्तर है बच्चों का और आप बहुत हाई क्वालिटी की प्रस्तावना ला रहे हो, तो वो भी गलत है साथियों, ठीक है? तो उनके स्तर के अनुसार। फिर परिवर्तनशील भी होना चाहिए, मतलब उपयुक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है यही सही आंसर है साथियों प्रश्न नंबर 27 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 28 की ओर 28वें क्वेश्चन को देखते हैं मित्रों। अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति के 2 रूप कौन से होते हैं? आनंद और प्रयोजन साध्य अभिव्यक्ति, प्रेष्य और प्रेषणीयता अभिव्यक्ति, गृहित और सृजनात्मकता अभिव्यक्ति और मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति। तो साथियों, अनुभूति के आधार पर बात की जा रही है तो कौन से 2 रूप होते हैं? एक तो गृहित होता है और एक सृजनात्मक होता है। ये 2 रूप अनुभूति के होते हैं किसके आधार पर? अनुभूति के आधार पर ये 2 रूप होते हैं अभिव्यक्ति के। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 28 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 29 पर, जो कि आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 29वां क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उसका भी सॉल्यूशन करूंगा। बिल्कुल 9 से 10 के बीच में आपके अगला वीडियो आ रहा है। तो चलिए 29वें क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु, शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, शैक्षिक सहायक सामग्री को प्रभावशाली बनाने हेतु, और इनमें से कोई भी नहीं। तो भाई हम शिक्षण विधियों का प्रयोग क्यों करते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो शिक्षण विधियों का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि शिक्षण प्रभावी बन सके। शिक्षण उद्देश्य प्राप्ति हेतु नहीं, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है साथियों। प्रथम विकल्प 29वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 9 से 10 के बीच में साइकोलॉजी का जो वीडियो आ रहा है उसको भी जरूर देखिएगा।
व्याख्यान विधि को प्रभावी बनाने वाला तत्व है विश्लेषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, संश्लेषण विधि और व्यवस्थापन प्रक्रिया। तो देखो व्याख्यान विधि में क्या होता है, अध्यापक व्याख्यान दे रहा है और सभी छात्र उसको सुन रहे हैं, वो होती है व्याख्यान विधि। अगर हम इसको प्रभावी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करना होगा। कौन सी विधि का? प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करना होगा साथियों। सेकंड विकल्प आपके 30वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। तो ये था आज का टेस्ट, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। साइकोलॉजी वाले वीडियो में मिलते हैं साथियों अब।